मेरा नाम सुनीता वर्मा है। उम्र 58 साल। मैंने 32 साल डाक विभाग में नौकरी की है। भोपाल में कोई बहुत बड़ा पद नहीं था मेरा। एक साधारण लिपिक थी। वही रजिस्टर, वही जमा निकासी की प्रविष्टियाँ, वही मोहर, वही पावती, वही लोगों के सवाल और वही हर शाम घर लौटते समय यह हिसाब कि महीने की तनख्वाह में से कितना बचा और कितना चला गया। मेरी जिंदगी में कभी ऐसा समय नहीं आया जब मैंने पैसे को कागज का टुकड़ा समझा हो। मेरे लिए हर सौ के पीछे कोई ना कोई छोटी हुई चीज थी। कभी नई साड़ी नहीं खरीदी, कभी बाहर खाना टाल दिया, कभी त्योहार पर अपने लिए कुछ नहीं लिया। मेरे पति कहा करते थे, सुनीता तुम तो 10 रुपये भी ऐसे रखती हो जैसे रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर हो। मैं हंस देती थी, लेकिन सच यही था। मुझे पैसा खर्च करने से डर नहीं लगता था। मुझे पैसा बिना हिसाब को खर्च करने से डर लगता था। मेरे पति की मृत्यु को 6 साल हो चुके थे। उसके बाद घर, बैंक, बिजली का बिल, गैस, बीमा, पेंशन सब कुछ मैंने खुद संभाला। हमारी एक ही बेटी है नेहा। भोपाल के एक निजी स्कूल में पढ़ती है। बहुत कम बोलती है, बिल्कुल अपने पिता जैसी। उसकी शादी की बात पिछले 1 साल से चल रही थी। 2 रिश्ते आए और चले गए। तीसरा रिश्ता हमें ठीक लगा। लड़का इंदौर में एक दवा कंपनी में काम करता था। परिवार सामान्य था। पहली ही बैठक में उन्होंने कहा था कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए। मैं ऐसी बातों पर तुरंत भरोसा नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कम से कम बातचीत ठीक दिशा में जा रही है। शादी कोई शाही नहीं करनी थी, लेकिन आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ साधारण शादी भी साधारण कहाँ रहती है। हॉल का पैसा अलग, खाना अलग, कपड़े अलग, आने जाने वाले रिश्तेदार अलग। किसी मामी को स्टेशन से लाना है, किसी मौसा के लिए कमरा बुक करना है, पंडित जी का इंतजाम, फोटोग्राफर, सजावट, लड़की के कपड़े, कुछ सोना जो पहले पैसे थोड़ा थोड़ा करके खरीदती आई थी। मैंने एक मोटी कॉपी बनाई थी। पहले पन्ने पर लिखा था, नेहा विवाह खर्च, नीचे एक एक मत, हर खर्च के सामने पेंसिल से अनुमान। मैं हर रविवार उस कॉपी को खोलती थी। कभी 2,000 बढ़ाती, कभी 5,000 घटाती। मुझे लगता था जब तक हिसाब मेरे सामने है तब तक डरने की कोई बात नहीं। मेरे पास रिटायरमेंट में बाद मिली रकम में से एक हिस्सा सावधि जमा में था। थोड़ा डाकघर की योजना में और कुछ पैसा मैंने अलग रखा था ताकि शादी के समय बैंक बैंक भटकना ना पड़े। उसी दौरान मेरी मुलाकात राकेश तिवारी से हुई। पहली बार वह मेरे घर नहीं आया था। मैं उससे बैंक के पास वाली चाय की दुकान के सामने मिली थी। वह किसी परिचित के साथ खड़ा था। उसने मुझे पहचान लिया। बोला, अरे वर्मा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं तिवारी शर्मा जी के यहाँ मिला था। मुझे हल्का सा याद आया, हमारे मोहल्ले के शर्मा जी ने कभी उसका नाम लिया था। बीमा का काम करता था। राकेश उन लोगों में से था जो पहली मुलाकात में ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे वर्षों से जानते हो। आवाज़ धीमी, चेहरे पर मुस्कुराहट, बातों में सम्मान। उसने मेरे रिटायरमेंट की बात छोड़ी। फिर बोला, अब आपको ऐसा पैसा ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ सुरक्षित भी रहे और ज़रूरत पर काम भी आए। मैंने उसी समय कहा, देखिए मेरे पास कोई जोखिम लेने लायक पैसा नहीं है। बेटी की शादी के सामने है। उसने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं भी यही कर रहा हूँ। जोखिम वाली चीज आपके लिए है ही नहीं। ये वाक्य मुझे आज तक याद है। जोखिम वाली चीज आपके लिए है ही नहीं। 2 दिन बाद वो मेरे घर आया। हाथ में फाइल थी। नया स्कूल गई हुई थी। मैंने चाय बनाई। उसने मेज पर 2-3 कागज रखे और बहुत आराम से समझाने लगा, वर्मा जी, यह कोई शेयर बाजार नहीं है। यह बीमा के साथ बचत है। आपका पैसा अनुशासन में रहेगा और जब जरूरत होगी तब विकल्प रहेगा। मैंने पूछा, अगर मुझे साल 2 साल में शादी के लिए पैसा चाहिए तो? उसने कहा, व्यवस्था हो जाती है, आप चिंता मत कीजिए। मैंने फिर पूछा, मूल रकम सुरक्षित रहेगी? उसने मेरे सामने कलम रखकर कहा, आप मुझे इतने साल से सरकारी दफ्तर में काम करने वाली लगती है। मैं आपको कोई उल्टी चीज थोड़ी ही दूंगा। मुझे उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी थी। मैंने कहा, सरकारी नौकरी की है इसलिए पूछ रही हूँ। कागज क्या कहता है? वो हंसा। बोला, कागज तो हर कंपनी लंबा बनाती है मैडम। असली बात मैं आपको समझा रहा हूँ। यही जगह थी जहाँ मुझे उठ जाना चाहिए था। यही जगह थी जहाँ मुझे उठ जाना चाहिए था। पहले पूरा कागज पढ़ूंगी, फिर कुछ होगा। लेकिन आदमी जिंदगी में हर गलती मूर्खता से नहीं करता। कुछ गलतियाँ भरोसे से होती है।
कुछ जल्दबाजी से, कुछ इसलिए कि सामने वाला आपके डर को समझ चुका होता है और वही बात बार बार बोलता है जो आप सुनना चाहते हैं। उसने कहा पैसा सुरक्षित रहेगा। उसने कहा जरूरत पर रास्ता रहेगा। उसने कहा जरूरत पर रास्ता रहेगा। उस उसने कहा उसने कोई जगह निशान लगाए, यह हस्ताक्षर यहाँ और यह तारीख। मैंने एक दो जगह पढ़ना शुरू किया तो बोला, आप आराम से पढ़िए, मैं हूं ना। फिर फ़ोन बजा। फिर चाय ठंडी हो गई। फिर उसने किसी प्रीमियम, अवधि और लाभ का हिसाब दिखाया। मुझे लगा मुख्य बातें मैं पूछ चुकी हूँ। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। कुछ दिन बाद मेरे खाते से बड़ी रकम चली गई। मैंने सोचा ठीक है, योजना में गई होगी। राकेश ने संदेश भेजा, हो गया मैडम, अब निश्चित रहिए। मैंने वह संदेश संभाल कर रखा। मेरी यही आदत बाद में उसके लिए परेशानी बनने वाली थी, लेकिन तब मुझे क्या पता था। अगले 3 महीने में शादी की तैयारी में लगी रही। एक रविवार नेहा ने कहा, अचानक जोर से सांस लेने की आवाज़, माँ 9 नवंबर की तारीख मिल जाए तो ठीक रहेगा, स्कूल की छुट्टियाँ भी मिल जाएगी। मैंने अपनी कॉपी निकाली, फिर बैंक की रकम देखी। उसी समय मुझे लगा कि जिस पैसे को मैंने राकेश वाली योजना में रखा था उसका सही हिसाब भी निकाल लेना चाहिए। शादी की बुकिंग के लिए अग्रिम देना था। मैंने राकेश को फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। शाम को संदेश आया, बैठक में हूँ मैडम, कल बात करता हूँ। अगले दिन भी बात नहीं हुई। तीसरे दिन मैंने कंपनी के ग्राहक सेवा नंबर पर फ़ोन किया। वहाँ एक महिला ने मुझसे पॉलिसी नंबर पूछा। मैंने बताया। उसने विवरण पढ़ना शुरू किया। अवधि सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने कहा, 1 मिनट, आपने कितने साल कहा? उसने दोबारा बताया। मैंने पूछा, अगर मैं अभी पैसा निकालना चाहूँ? तो उसने ऐसी शर्तें बताने शुरू की जिनमें कुछ शुल्क होता, कुछ कटौती थी, कुछ समय सीमा थी। मैं बीच में ही बोल पड़ी, नहीं नहीं, मुझे यह नहीं बताया गया था। मुझे कहा गया था जरूरत पर पैसा मिल जाएगा। वो बोली, मैडम, मैं केवल पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बता सकती हूँ। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने फ़ोन काटा और फिर फाइल निकाली। इस बार मैंने कागज़ शुरू से पढ़ा, एक एक पन्ना, हर छोटा अक्षर, हर तालिका। जितना पढ़ती गई उतना पेट में गांठ पड़ती गई। वह योजना उस तरफ की नहीं थी जैसा मुझे समझाया गया था। पैसा तुरंत निकलना मेरे लिए आसान नहीं था। जल्दी निकलने पर आर्थिक नुकसान हो सकता था। कुछ शर्तें ऐसी थी जिनका राकेश ने मेरे सामने नाम तक नहीं लिया था। मैं कुर्सी पर बैठी रही। दीवार पर मेरे पति की तस्वीर लगी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो पूछ रहे हो, तुमने बिना पढ़े हस्ताक्षर कैसे कर दिए? मैंने खुद से भी यही सवाल पूछा। 32 साल का कागज संभालने वाली औरत और अपने ही पैसे के कागज ठीक से नहीं पढ़े। शर्म सबसे पहले आती है, गुस्सा बाद में आता है। शाम को नेहा घर आई तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा। वह रसोई में गई, फिर बाहर आई और बोली, माँ आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ। वह बोली झूठ। मैंने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने 10 मिनट पढ़ा, फिर बोली, ये वही है जो उस आदमी ने बताया था? मैंने कहा नहीं। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, कितना नुकसान होगा? मैंने जो अंदाजा निकाला था बताया। उसकी आंखें नीचे चली गई। उसने तुरंत कहा, शादी छोटी कर देंगे। बस यही बोली, शादी छोटी कर देंगे, हॉल छोड़ देते हैं, मंदिर में कर लेंगे, कपड़े कम ले लेंगे, कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा पहली बार बाहर आया। मैंने कहा, बात शादी छोटी करने की नहीं है। वो बोली, तो फिर किस बात की है? मैंने मेज पर हाथ रखा और कहा, इस बात की है कि मैंने पैसा किसी को मुफ्त में नहीं दिया। अगले दिन सुबह 9:15 पर मैंने राकेश को फ़ोन किया। मैंने कहा, तिवारी जी, पुलिस की शर्तें मैंने पढ़ ली है। दूसरी तरफ 2 सेकंड चुपी रही, फिर उसकी आवाज़ बदली नहीं, लेकिन गर्माहट गायब हो गई। जी मैडम, क्या दिक्कत है? मैंने कहा, आपने कहा था ज़रूरत पर पैसा निकल जाएगा। वह बोला, निकलता है मैडम, नियम के हिसाब से। मैंने कहा, आपने नियम नहीं बताए थे। वह हंसा नहीं, बोला, मैडम, सारे नियम दस्तावेज में होते हैं, आपने हस्ताक्षर किए हैं। यह वाक्य ऐसा था जिसे किसी ने मेरे माथे पर थप्पड़ नहीं मार दी है। आपने हस्ताक्षर किए हैं। मैंने कहा, आप मेरे घर आए थे, आपने क्या कहा था? आपको याद है? वो बोला, मैडम, अब मौखिक बात कौन याद रखता है? दस्तावेज देखिए। मैंने फ़ोन काट दिया। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि वो मुझे ग्राहक नहीं समझ रहा था। वो मुझे ऐसी बूढ़ी औरत समझ रहा था जो 2 बार फ़ोन करेगी
थोड़ा रोएगी, फिर थक कर बैठ जाएगी। अगर आप यहाँ तक मेरी कहानी सुन रहे हैं तो एक बात टिप्पणी में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके सालों की बचत के साथ ऐसा होता तो आप कंपनी के चक्कर काटते रहते या लड़ाई छोड़ देते? क्योंकि उस सुबह मैं भी यही तय कर रही थी कि मुझे रोना है या रिकॉर्ड बनाना है। मैंने रोना बंद किया। सबसे पहले मैंने एक नई फाइल निकाली। ऊपर नीली कलम से लिखा, बीमा शिकायत, नीचे तारीख। फिर मैंने पहले पन्ने पर पूरा घटनाक्रम लिखा। राकेश पहली बार कब मिला, घर कब आया, कितनी रकम गई, उसने क्या क्या कहा था, जितना मुझे याद था। कंपनी को पहली बार कब फ़ोन किया, किस नंबर से किया, किस समय किया। मैंने मोबाइल से पुराने संदेश निकाले, उसका अब निश्चित रहिए वाला संदेश भी छापा। फिर मैं कंपनी की शाखा गई। वहाँ कांच के पीछे 3 मेज थी और सामने प्लास्टिक की कुर्सियाँ। एक कर्मचारी ने मेरी बात सुनी। उसने कहा, मैडम शिकायत दर्ज कर दीजिए। मैंने कहा, पावती देंगे? उसने मेरी तरफ देखा, बोला, सिस्टम में हो जाएगा। मैंने फिर पूछा, मुझे लिखित पावती चाहिए। उसने कहा, मैडम शिकायत नंबर आ जाएगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, नंबर भी चाहिए और पावती भी। शायद उसी समय उसे समझ आ गया कि मैं सिर्फ शिकायत करने नहीं आई हूँ। मैंने लिखित आवेदन दिया, उसकी पति पर प्राप्ति की मोहर लगवाई, घर आई, तारीख लिखी। 10 दिन बाद जवाब आया। भाषा बहुत साफ सुथरी थी, मतलब बिल्कुल वही पुराना। ग्राहक ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, नियम उपलब्ध है, कंपनी ने प्रक्रिया के अनुसार काम किया, एजेंट की ओर से गलत बिक्री का पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला। मैंने जवाब 2 बार पढ़ा, फिर तीसरी बार। एक पंक्ति पर मेरी नज़र अटक गई। उसमें लगभग यह भाव था कि मेरी शिकायत व्यक्तिगत गलतफहमी जैसी है और उपलब्ध अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे व्यापक गलत बिक्री साबित हो। व्यापक ये शब्द मेरे दिमाग में अटक गया। अगर व्यापक नहीं था तो क्या उन्होंने जांच की थी कि इस एजेंट के खिलाफ पहले कोई शिकायत आई है? अगर जांच की थी तो उसका रिकॉर्ड कहाँ था? अगर नहीं की थी तो फिर यह निष्कर्ष कैसे निकला? मुझे अचानक अपने पुराने कार्यालय के दिन याद आ गए। कोई व्यक्ति आता था और कहता था, मैडम मेरा पैसा अटक गया। मैं पूछती थी, रसीद कहाँ है? वह कहता था, नहीं है। फिर आधी लड़ाई वही खत्म। लेकिन जिसके पास रसीद होती थी, तारीख होती थी, आवेदन की प्रति होती थी, उसकी फाइल कभी हवा में गायब नहीं की जा सकती थी। मैंने अलमारी खोली, नीचे वाले खाने से पुराने भूरे भूरे लिफाफे निकाले, सफ़ेद कागज रखा, ऊपर तारीख लिखी। नेहा सामने खड़ी थी। उसने पूछा, अब क्या कर रही है? मैंने कहा, सवाल लिख रही हूँ। मैंने चश्मा ठीक किया और कहा, उन लोगों से जिनके पास जवाब रिकॉर्ड में होना चाहिए। उस रात पहली बार मुझे डर से ज़्यादा उत्सुकता थी। मैं जानना चाहती थी कि राकेश तिवारी की कहानी मेरे घर से शुरू हुई थी या मेरे घर तक पहुंचने से पहले भी किसी और की बचत उसके टकरा चुकी थी। मैंने सवाल बहुत सावधानी से लिखे, कोई गाली नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ तारीख है, रिकॉर्ड और जानकारी। क्योंकि सरकारी नौकरी ने मुझे एक बात सिखाई थी, लोग बहस से बच सकते हैं, लेकिन सही जगह पहुंचा सही सवाल अक्सर फाइल खोल देता है। और मुझे भी पता नहीं था कि वह फाइल सिर्फ मेरी पॉलिसी की नहीं खुलने वाली थी। पहली गलती मैं पहले ही कर चुकी थी, बिना पूरा पढ़े भरोसा कर लिया था। दूसरी गलती अब नहीं करनी थी। मुझे गुस्से में पत्र नहीं लिखना था। मुझे ऐसा पत्र लिखना था जिसका जवाब किसी को रिकॉर्ड देखकर देना पड़े। मैंने सबसे पहले यह समझा कि मैं सीधे किसी निजी कंपनी से सूचना के अधिकार के नाम पर जो चाहूँ वह नहीं मांग सकती। मुझे यह पता करना था कि कौन सी जानकारी किस सार्वजनिक प्राधिकरण से पास हो सकती है, कौन सी जानकारी नियामक रिकॉर्ड में होगी और कौन सी बात मुझे कंपनी की शिकायत व्यवस्था से ही मांगनी पड़ेगी। नेहा ने कहा, मैं इतने सब अकेले कर लूँगी। मैंने कहा, अकेले नहीं कर रही, सामने वाले लोग भी मदद करेंगे। वो मुझे देखने लगी। मैंने कहा, हर बार जब वे लिखित जवाब देंगे वे मेरी फाइल मजबूत करेंगे। अगले दिन मैं पुराने डाकघर गई। नौकरी छोड़ने के बाद वहाँ जाना मुझे थोड़ा अजीब लगता था। वही काउंटर, वही दीवारों पर फीका पड़ा रंग, वही पंखे की आवाज़। बस अब मेरी कुर्सी पर कोई और बैठता था। मेरे एक पुराने सहकर्मी ने मुझे देखकर कहा, अरे वर्मा जी, रिटायरमेंट में भी फाइल लेकर घूम रही हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, आदत खराब है। मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि सूचना आवेदन भेजते समय
पावती और डाक प्रमाण में कैसे सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा। उसने कहा, आपको हम क्या बताएंगे, आप तो हमें सिखाती थी। मैंने बात वही खत्म कर दी। मैं नहीं चाहती थी कि पूरा मोहल्ला जाने कि मेरे साथ क्या हुआ है। शाम तक मैंने पहला आवेदन तैयार कर लिया। उसमें मैंने कोई कहानी नहीं लिखी, बस आवश्यक विवरण, तारीखें और बिंदुवार सूचना। मैंने ऐसी जानकारी मांगी जो उपलब्ध अभिलेखों से दी जा सके। संबंधित एजेंट के अधिकृत होने या पंजीकरण से जुड़ी वह जानकारी जो सक्षम प्राधिकरण के रिकॉर्ड में उपलब्ध हो सकती थी। मैंने यह भी पूछा कि निर्धारित अवधि में गलत बिक्री से जुड़ी शिकायतों के बारे में कोई संकलित या अभिलेखीय सूचना उपलब्ध है या नहीं, और ऐसे मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया क्या दर्ज है। मैं जानती थी कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं है। कुछ सूचना रोके जा सकती थी, कुछ किसी और कार्यालय के पास हो सकती थी, कुछ का प्रारूप अलग हो सकता था, लेकिन मेरा मकसद एक ही था, यह पता लगाना कि सिस्टम में कौन कौन से दरवाजे हैं। मैंने आवेदन भेजा, रसीद ली, घर आकर उसकी छाया प्रति फाइल में लगाई, ऊपर तारीख लिखी। नेहा ने पूछा, बस? मैंने कहा, बस नहीं, अब इंतजार नहीं, अगला काम। उसी दिन मैंने बीमा कंपनी को दूसरा लिखित पत्र भेजा। इस बार मैंने उनसे पूछा कि मेरी शिकायत की जांच किस आधार पर की गई, क्या एजेंट से लिखित स्पष्टीकरण लिया गया था, क्या बिक्री से जुड़ी बातचीत, प्रस्ताव पर जरूरत का आकलन, कॉल रिकॉर्ड या कोई अन्य दस्तावेज देखा गया, क्या मेरी उम्र, धन के उद्देश्य और निकासी की जरूरत के बारे में दर्ज जानकारी का मिलना बेची गई योजना से किया गया। मुझे पता था कि वे शायद हर चीज़ नहीं देंगे, लेकिन अगर वे लिखेंगे कि कोई रिकॉर्ड देखा ही नहीं गया तो वह भी जवाब होगा। अगर लिखेंगे कि रिकॉर्ड देखा गया तो अगला सवाल होगा, कौन सा रिकॉर्ड? 2 हफ्ते तक कुछ खास नहीं हुआ। कंपनी की तरफ से बस एक संदेश आया कि शिकायत पुनः समीक्षा में है। राकेश ने इस बीच 2 बार फ़ोन किया, मैंने नहीं उठाया। तीसरी बार उसने संदेश भेजा, मैडम छोटी सी बात को इतना मत बढ़ाइए, मिलकर समझ लेते हैं। मैंने जवाब दिया, कृपया लिखित में भेजिए। उसके बाद वह 3 दिन शांत रहा। फिर एक शाम फोन आया। इस बार मैंने उठाया। वो बोला, वर्मा जी आप नाराज हैं, समझ सकता हूँ, लेकिन आप सरकारी जगह शिकायतें भेज रही है, उससे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, हो सकता है। वह शायद मेरे जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। बोला, तो फिर क्यों कर रही है? मैंने कहा, रिकॉर्ड के लिए। दूसरी तरफ कुछ सेकंड चुपी रही, फिर उसने आवाज़ नरम की, आपको जितना समझ नहीं आया मैं फिर समझा देता हूँ, बैठकर बात कर लेते हैं। मैंने कहा, जो समझना है लिखकर भेज दीजिए। उसने कहा, हर चीज़ लिखकर थोड़े होती है। मैंने उसी समय कहा, यही तो समस्या है तिवारी जी, आपने जो जरूरी बातें कही थी वे लिखकर नहीं थी। वह चुप हो गया। मैंने फ़ोन काट दिया। उस रात मुझे पहली बार लगा कि उसे थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन चिंता और डर में फ़र्क होता है। वो अभी भी सोच रहा था कि मैं थक जाऊंगी। लगभग 3 हफ्ते बाद पहला आधिकारिक जवाब गया। पूरा जवाब मेरे पक्ष में नहीं था। सच कहूँ तो आधा पढ़कर मुझे निराशा हुई। कुछ सूचना उपलब्ध नहीं थी। कुछ बिंदुओं पर कहा गया कि सूचना उस रूप से संधारित नहीं की जाती। एक हिस्से में मुझे दूसरे संबंधित विभाग या स्रोत की ओर भेजा गया। नेहा ने मेरा चेहरा देखा और कहा, कुछ मिला? मैंने कहा, सीधा नहीं। वह बोले, तो फिर मैंने कागज भेज मेज पर फैलाए और कहा, फिर यह पता मिला कि अगला सवाल कहाँ पूछना है। ये सरकारी कागज की खूबी है। एक दरवाज़ा बंद हो तो कई बार उसके जवाब में दूसरे दरवाजे का नाम लिखा होता है। मैंने फिर से आवेदन तैयार किया। इस बार वो 17 तारीखें सीमित विषय स्पष्ट। मुझे कहानी नहीं चाहिए थी, मुझे नाम, संख्या, प्रक्रिया और उपलब्ध रिकॉर्ड चाहिए थे। इसी बीच कंपनी की पुनः समीक्षा का उत्तर आ गया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने एजेंट्स पर स्पष्टीकरण लिया है। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण था। मैं तुरंत अगला पत्र भेजा। एजेंट के स्पष्टीकरण का सार क्या है, किस तारीख को लिया गया और क्या उस स्पष्टीकरण के समर्थन में कोई दस्तावेज जमा किया गया। फिर मैंने उसने पुराने कागज निकाले। प्रस्ताव प्रपत्र के में एक जगह मेरे वित्तीय उद्देश्य से जुड़ा विकल्प भरा हुआ था। उसे देखकर मैं रुक गई। मुझे याद नहीं था कि वह विकल्प मैंने चुना था। मैंने नेहा का बुलाया। यह देख उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, यह लिखा है कि उद्देश्य लंबी अवधि की बचत है। नेहा बोली, पर आपने तो शादी का पैसा बताया था। मैंने कहा, यही तो फिर हम ये दूसरा अंतर मिला।
एक जगह मेरी आवश्यकता और अवधि से जुड़ी जानकारी ऐसी दिखाई गई थी जो उस बातचीत से मेल नहीं खाती थी जो मुझे याद थी। अब मामला सिर्फ ये नहीं था कि मैंने शर्त नहीं पढ़ी, सवाल यही भी था कि बिक्री के समय मेरी जरूरत वास्तव में दर्ज कैसे की गई थी। मैंने उस पन्ने की कई प्रतियां बनाई, एक पर लाल कलम से तारीख लिखी, एक कंपनी को भेजी, एक अलग लिफाफे में रखी, एक अपने मुख्य फाइल में लगाई। और हाँ, अगर आप कभी किसी आर्थिक विवाद में फंसे तो मेरी तरह केवल गुस्सा लेकर मत बैठिए, कागज संभालिए, तारीख लिखिए, पावती रखिए, और अगर आपको ऐसी कहानियाँ उपयोगी लगती है तो इस कहानी को आगे सुनते रहिए, क्योंकि असली झटका अभी सामने नहीं आया था। करीब 1 महीने बाद दूसरी तरफ से सूचना मिली। शब्द बहुत सावधानी से लिखे गए थे, कोई सनसनीखेज भाषा नहीं थी, कोई सीधा आरोप नहीं था, लेकिन उसमें यह संकेत जरूर था कि गलत बिक्री से संबंधित शिकायतों का रिकॉर्ड मौजूद था और संबंधित श्रेणी में पहले भी शिकायत दर्ज हुई थी। मुझे एक संख्या मिली, बस एक संख्या, लेकिन वह मेरे लिए बहुत थी, क्योंकि कंपनी ने पहले मेरी शिकायत को लगभग व्यक्तिगत गलतफहमी की तरफ एस किया था। अब मेरे सामने ऐसा अभिलेखीय संकेत था जिससे पता चलता था कि ऐसी शिकायतें बिल्कुल अनसुनी नहीं थी। मैंने तुरंत यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि सारी शिकायतें राकेश के खिलाफ थी। मैं इतना बड़ा दावा बिना कागज के नहीं करने वाली थी। उपलब्ध रिकॉर्ड में क्या किसी विशेष विवरण, चैनल, शाखा या संबंधित अधिकृत व्यक्ति के खिलाफ शिकायतों का वर्गीकरण था? क्या कोई कार्यवाही दर्ज हुई थी? क्या किसी एजेंट की अधिकृत स्थिति में परिवर्तन, निलंबन, चेतावनी या जांच से संबंधित सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध था? कुछ दिन बाद कंपनी से फोन आया, इस बार शाखा से। वर्मा जी, आप कब आ सकती है? आवाज़ पुरुष की थी। मैंने नाम पूछा। देशमुख बोल रहा हूँ, शाखा से। मैंने कहा, कारण? वह बोला, आपकी शिकायत पर चर्चा करनी है। मैंने कहा, आप लिखित से समय भेज दीजिए। उसने हल्की सांस छोड़ी। मैडम, हर बात लिखित में? मैंने उसकी बात काटी नहीं, बस कहा, जी मुझे लिखित ही चाहिए। अगले दिन संदेश आया। मैंने समय नोट किया। वो शाखा पहुंची। देशमुख करीब 50-52 साल का आदमी था। उसकी मेज साफ थी, सामने कंपनी का चिन्ह, बगल में पानी की बोतल और बीच में मेरी शिकायत की फाइल। उसने वो शिष्टता से कहा, वर्मा जी, हमने मामला देखा है, शायद संचार में कुछ अंतर रहा हो। मैंने पूछा, किसका संचार? वह बोला, देखिए, बिक्री के समय ग्राहक और सलाहकार बीच क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुए, बाद में साबित करना मुश्किल होता है। मैंने कहा, इसलिए मैं रिकॉर्ड पूछ रही हूँ। उसने कहा, आपको आर्थिक नुकसान ना हो ऐसा कोई समाधान देख सकते हैं। यह पहली बार था जब कंपनी ने समाधान शब्द इस्तेमाल किया। मैंने पूछा, क्या समाधान? वह बोला, अभी अनौपचारिक रूप से बात कर रहे हैं। मैंने अपनी फाइल बंद कर दी। तो मैं अनौपचारिक बात नहीं करूँगी। वो मेरी तरफ देखता रहा। मैंने कहा, आप जो भी प्रस्ताव दे लिख कर दे। उसने थोड़ा झुक कर कहा, वर्मा जी, आप मामले को बहुत औपचारिक बना रही है। मैंने कहा, मेरा पैसा भी औपचारिक तरीके से ही गया था। देशमुख जी खाते से गया था, रसीद के साथ। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट नहीं रही। उसने कहा, आपने कुछ सूचना आवेदन भी किए हैं? मैंने कहा, हाँ। किस बारे में? जो रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकता है उसके बारे में। उसने कहा, आपको शायद पूरी तस्वीर नहीं पता। मैंने जवाब दिया, इसलिए तो पूछ रही हूँ। बैठक 10 मिनट में खत्म हो गई। बाहर निकलते समय मेरा फोन बजा। राकेश था। मैंने नहीं उठाया। फिर संदेश आया, मैडम, आपने शाखा में मेरा नाम क्यों खराब किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं सीढ़ियों पर ही रुक गई। मुझे उसके शब्द देखकर गुस्सा आया। फिर मैंने खुद को रोका। उसने लिखा था। अब यह अभी रिकॉर्ड था। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, घर जाकर छापा, फाइल में लगा दिया। 3 दिन बाद राकेश खुद मेरे घर के बाहर खड़ा मिला। मैं सब्जी लेकर लौटी तो वो गेट के पास था। उसने कहा, 2 मिनट बात कर लीजिए। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बाहर ही खड़ी रही। वो बोला, आप समझ नहीं रही है, इससे मेरा काम खराब हो जाएगा। मैंने कहा, मेरे पैसे का क्या? वह बोला, आपको पैसा चाहिए ना, मैं रास्ता निकलवाता हूँ, लेकिन ये ऊपर तक शिकायत भेजना बंद कर दीजिए। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा और मुझे समझ आ गया कि अब मामला बदल चुका था। पहले वह मुझे नियम समझता था, अब वह मुझसे शिकायत रोकने को कह रहा था। मैंने कहा, रास्ता लिख कर भेजिए। वो झुंझलाया।
आप हर बात में लिखित लिखित क्यों कर रही हो? मैंने कहा क्योंकि मौखिक बात का नतीजा मैं भुगत चुकी हूँ। वह बिना नमस्ते किए चला गया। उसी शाम नेहा ने कहा, माँ अगर वह पैसा वापस करवा दे तो छोड़ दो ना। मैंने उसकी तरफ देखा। अगर बात सिर्फ मेरे पैसे की होती तो शायद सोचती। मैंने अपनी फाइल से वह कागज निकाला जिसमें शिकायतों की संख्या थी। यह देख उसने पढ़ा, फिर बोली, इसका मतलब? मैंने कहा, मतलब अभी इतना ही कि मैं असली शिकायत करने वाली नहीं हूँ। इससे ज़्यादा मैं बिना प्रमाण के नहीं कहूँगी। लेकिन अब मुझे जानना है कि इन्हें कब से पता था कि ऐसी शिकायतें हो रही है। अगले 2 हफ्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। मुझे एक और जवाब मिला। उसमें किसी व्यक्ति को सीधे दोषी नहीं कहा गया था, लेकिन शिकायतों के निस्तारण, वितरण चैनल की निगरानी और कुछ मामलों में की गई जांच का उल्लेख था। एक जगह तारीख देखकर मेरी उंगली रुक गई। वह तारीख मेरी पॉलिसी से पहले की थी। मैंने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। अगर यह रिकॉर्ड उसी तरफ लागू होता था जिसका मैं समझ रही थी, तो इसका अर्थ यह हो सकता था कि गलत बिक्री से जुड़ी चिंता यह पहले से मौजूद थी। यह अभी अंतिम परिणाम नहीं था, लेकिन यह वह धागा था जिसे खींचना जरूरी था। मैंने सारी सामग्री कालक्रम में रखी। पहली मुलाकात, पॉलिसी, भुगतान, ग्राहक सेवा कॉल, पहली शिकायत, कंपनी का जवाब, सूचना, आवेदन, आधिकारिक प्रतिक्रिया, एजेंट के संदेश, शाखा की बैठक। फिर मैंने बीमा लोकपाल के लिए शिकायत की तैयारी शुरू की। इस बार नेहा मेरे सामने बैठी थी। उसने कहा, इतनी मोटी फाइल देखकर ही सामने वाला डर जाएगा। मैंने कहा, डराना मकसद नहीं है। वो हंसी, तो क्या है? मैंने पन्ने सीधा करते हुए कहा, उसे बहाना ना मिले। मैंने शिकायत में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी, सिर्फ यह बताया कि मुझे क्या समझाया गया, दस्तावेज में क्या निकला, मेरी ज़रूरत क्या थी, शिकायत करने पर कंपनी ने क्या कहा, और कौन से रिकॉर्ड इस बात पर सवाल खड़े करते हैं कि इसे सिर्फ मेरी व्यक्तिगत गलतफहमी मानकर बंद कर देना सही था या नहीं। अंत में मैंने राह स्पष्ट लिखी। मेरा आर्थिक नुकसान सुधारा जाए, बिक्री प्रक्रिया की जांच की जाए, और जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमों के अनुसार बनती हो वह सक्षम प्राधिकारी तय करे। मैंने हस्ताक्षर किए, तारीख डाली, हर संलग्न को क्रमांक किया, फिर पन्नों को धागे से बांधा। नेहा ने पूछा, अब मैंने फाइल उठाई, अब वे बोलेंगे? कुछ दिनों बाद शाखा से फिर फोन आया। इस बार देशमुख की आवाज़ में पहले वाली सहजता नहीं थी। उसने कहा, वर्मा जी, आपकी शिकायत उस स्तर पर चली गई है। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, कंपनी चाहती है कि मामला सौहार्दपूर्ण तरीके से हल हो। मैंने पूछा, लिखित प्रस्ताव है? उसने धीमे से कहा, बन रहा है। मैंने फ़ोन रखा और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। मेरे सामने रसोई की खिड़की से शाम की रोशनी आ रही थी। मैंने फाइल पर हाथ रखा। मुझे अचानक अपने पति की बात बात याद आई। तुम 10 भी ऐसे संभालती हो जैसे रिजर्व बैंक तुम्हारे भरोसे हो। मैं मुस्कुराई। उन्हें क्या पता था कि एक दिन सचमुच 10 की एक प्रक्रिया से शुरू हुआ सवाल किसी आदमी की पूरी बिक्री व्यवस्था तक पहुंच जाएगा। लेकिन असली फैसला भी बाकी था। कंपनी पैसा लौटाने की बात क्यों करने लगी थी, यह साफ होना था। और उसमें भी बड़ा सवाल था, अगर राकेश के खिलाफ पहले से रिकॉर्ड था तो उसे लोगों के घर भेजना बंद क्यों नहीं किया था। लोकपाल के सामने जाने से एक रात पहले मैं सो नहीं पाई। डर की वजह से नहीं, मैं बार बार फाइल खोल रही थी। कोई पन्ना गलत क्रम में तो नहीं है, किसी तारीख में गलती तो नहीं, किसी जगह मैंने ऐसी बात तो नहीं लिख दी जिसे साबित ना कर सकूं। नेहा ने रात 11:30 बजे मेरे कमरे में आकर कहा, माँ बस करो, सुबह देख लेना। मैंने कहा, सुबह दिमाग जल्दी करता है, गलती भी जल्दी करता है। वह मेरे बिस्तर के कोने पर बैठ गई। बोली, आपका लगता है पैसा वापस मिल जाएगा? मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर वहाँ कहा, मुझे नहीं पता। वह चौंकी। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं कहूँगी, हाँ जरूर मिलेगा। मैंने कहा, मैंने इतने दिन इसलिए नहीं पढ़े कि मुझे परिणाम पहले से पता था। मैंने इसलिए लड़ा क्योंकि जो हुआ उसका जवाब मांगना जरूरी था। वह चुप रही। मैंने फाइल बंद की और उसकी तरफ देखा। अगर फैसला मेरे खिलाफ भी हुआ तो कम से कम मैं ये नहीं कहूँगी कि डर के कारण कोशिश ही नहीं की। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई, नहाकर हल्की सूती साड़ी पहनी, पूजा की, चाय पी, कुछ खाया नहीं। नेहा ने जबरदस्ती तो बिस्कुट मेरे पेट में रख दिया। मैंने एक खाया, दूसरा छोड़ दिया। फाइल को कपड़े में के थैले में रखा।
एक छोटी बोतल पानी की रखी, चश्मा साफ किया। घर से निकलते समय मैंने दरवाजे की कुंडी 2 बार झांची। यह मेरी पुरानी आदत है। जिंदगी का बड़ा फैसला हो या दूध लेने जाना हो, कुंडी को 2 बार ही जांचती हूँ। रास्ते पर मैं अपनी कहानी मन में दोहराती रही। राकेश ने क्या कहा था यह मुझे याद था, लेकिन मुझे यही भी पता था कि वहाँ सिर्फ याददाश्त नहीं चलेगी। इसलिए मैं हर बात से के साथ कागज रखकर गई थी। जब मेरी बारी आई तो सामने कंपनी की ओर से 2 लोग थे। एक देशमुख था, उसके साथ एक और अधिकारी था जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। दोनों के सामने पतली फाइलें थी। मेरी फाइल उनकी दोनों फाइलों को मिलाकर भी मोटी थी। मुझे उस पर गर्व नहीं हुआ, उल्टा थोड़ा दुख हुआ। इतने कागज किसी को इकट्ठा करने ही क्यों पड़े, ताकि यह साबित किया जा सके कि उसने जो सुना और जो खरीदा उनमें फ़र्क था। शुरुआती औपचारिक बातों के बाद मुझसे कहा गया कि मैं अपनी शिकायत संक्षेप बताऊं। मैंने बोलना शुरू किया। मैंने कहानी नहीं सुनाई, मैंने क्रम बताया। मैंने कहा कि मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। धन का उद्देश्य बेटी के विवाह के लिए सुरक्षित बचत रखना था। मैंने बताया कि बिक्री के समय मुझे क्या समझाया गया। मैंने बताया कि बाद में दस्तावेज पढ़ने पर मुझे क्या अंतर मिला। मैंने बताया कि जल्दी धन निकालने की स्थिति में होने वाले नुकसान के बारे में मुझे स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई थी। फिर मैंने प्रस्ताव प्रपत्र की वह प्रति दिखाई जिसमें मेरी आवश्यकता ऐसी लिखी गई थी जो मेरी वास्तविक जरूरत से मेल नहीं खाती थी। कंपनी से अधिकारी ने तुरंत कहा, इन दस्तावेजों पर शिकायतकर्ता ने हस्ताक्षर है। मैं जानती थी यह आएगा। पिछले कई महीनों से यही उनका सबसे मजबूत वाक्य था। मैंने कहा, हाँ, हस्ताक्षर मेरे हैं। शायद उसे लगा मैं अपनी बात कमजोर कर रही हूँ। मैंने आगे कहा, मैं यह नहीं कह रही कि मेरे हस्ताक्षर नकली है। मैं यह कह रही हूँ कि जिस आधार पर मैंने हस्ताक्षर किए वह समझ और दस्तावेज की वास्तविक शर्तों में अंतर था। अगर केवल हस्ताक्षर ही हर सवाल का उत्तर है तो गलत बिक्री नाम की कोई चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। कुछ सेकंड शांति रही। फिर मुझसे पूछा गया कि क्या मेरे पास बिक्री के समय की कोई आवाज़ की रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा, नहीं। कंपनी के दूसरे अधिकारी ने अपनी कलम मेज पर रखी और कहा, तो मौखिक आश्वासन सिद्ध करना कठिन है। मैंने कहा, इसलिए मैंने सिर्फ मौखिक आश्वासन पर शिकायत नहीं बनाई। मैंने अपनी फाइल खोली। मैंने राकेश का संदेश दिखाया जिसमें उसने लिखा था कि अब मैं निश्चित रहूँ। मैंने शुरुआती शिकायत दिखाई, कंपनी का पहला जवाब दिखाया, फिर वह दस्तावेज दिखाया जिसमें मेरी ज़रूरतों का आकलन दर्ज था। मैंने कहा, यह प्रश्न यह भी है कि मेरी बताई ज़रूरत और दर्ज ज़रूरत अलग क्यों है। फिर मुझसे पूछा गया कि क्या मैंने बिक्री के बाद मिले दस्तावेज तुरंत पढ़े थे। यह सवाल चुभा क्योंकि जवाब मेरे खिलाफ जाता था। मैंने कहा, नहीं, मैंने गलती की। मैंने भरोसा किया और पूरा दस्तावेज तुरंत नहीं पढ़ा। मेरे मुंह से यह कहते समय शर्म आई, लेकिन मैंने आगे कहा, मेरी लापरवाही गलत विधि को सही नहीं बना सकती। मेरी गलती यह हो सकती है कि मैंने देर से पढ़ा, लेकिन अगर मेरी ज़रूरत गलत दर्ज की गई या महत्वपूर्ण शर्तें उस तरफ समझाई गई कि मुझे दूसरी तस्वीर दिखाई दे, तो वो अलग सवाल है। मुझे नहीं पता था सामने बैठे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मैं कोई बात पढ़ा कर नहीं बोलूँगी। फिर मैंने सूचना के माध्यम से मिले हुए अभिलेख रखे जिनसे यह संकेत मिलता था कि गलत बिक्री से जुड़ी शिकायतें पहले भी दर्ज हुई थी। मैंने बहुत साफ कहा, मैं यह दावा नहीं कर रही कि यह सारी शिकायतें इसी व्यक्ति से खिलाफ थी। मेरे पास ऐसा प्रमाण नहीं है, लेकिन कंपनी ने मेरी शिकायत को लगभग एक अकेली गलतफहमी की तरफ देखा। उपलब्ध अभिलेख बताते हैं कि इस तरह के मुद्दे व्यवस्था के लिए नहीं थे। इसलिए मेरी शिकायत की जांच केवल हस्ताक्षर दिखाकर बंद नहीं हो जानी चाहिए थी। कंपनी के अधिकारी ने कहा कि शिकायतों की सामान्य संख्या से किसी एक बिक्री को गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, सही है। शायद उसे लगा मैं बहस करूंगी। मैंने कहा, इसलिए मैंने संख्या को अकेला प्रमाण नहीं बनाया। मैंने इसे बाकी रिकॉर्ड के साथ रखा है। मैंने फिर एजेंट से लिए गए स्पष्टीकरण की तारीख दिखाई, कंपनी के जवाब की तारीख दिखाई, फिर बिक्री के समय भरे गए दस्तावेज की प्रति दिखाई। उसके बाद मैंने वह संदेश भी रखा जिसमें राकेश ने मुझसे कहा था कि मैं शिकायत ऊपर तक ना ले जाऊँ और वह रास्ता निकल आएगा। मैंने कहा, अगर सब कुछ पूरी तरह साफ था
तो मुझे शिकायत रोकने के लिए क्यों कहा जा रहा था? इसका जवाब भी मैं चाहती हूँ। देशमुख ने पहली बार मेरी तरफ सीधे नहीं देखा। बातचीत लगभग 1 घंटे चले। कुछ सवाल मुझसे हुए, कुछ कंपनी से। कई बार तकनीकी शब्द आए जिन्हें मैं पूरी तरह नहीं समझती थी। जहाँ नहीं समझी, मैंने कहा कृपया सरल भाषा में बताइए। मुझे दिखावा नहीं करना था। ये मेरी नौकरी का साक्षात्कार नहीं था। यह मेरे पैसे और मेरी शिकायत का मामला था। अंत में मुझसे पूछा गया कि मैं चाहती क्या हूँ। मैंने कहा मैं वह आर्थिक स्थिति चाहती हूँ जिसमें होती अगर मुझे मेरी ज़रूरत के अनुसार सही जानकारी के साथ निर्णय लेने दिया गया होता। मेरा नुकसान वापस किया जाए और बिक्री प्रक्रिया में गलती या गलत आचरण हुआ है तो उसकी जांच और कार्यवाही नियमानुसार हो। मैंने यह नहीं कहा कि राकेश को बर्बाद कर दो। मैंने यह नहीं कहा कि कंपनी बंद कर दो। मुझे बदला नहीं चाहिए था, मुझे हिसाब चाहिए था। बैठक खत्म हुई तो बाहर आकर मैंने नेहा का फ़ोन किया। उसने तुरंत पूछा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं पता। वो बोली आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ। फिर मैं सड़क किनारे एक छोटी दुकान पर रुकी और चाय ली। कप हाथ में था लेकिन चाय पी नहीं रही थी। मेरा पूरा शरीर अचानक थका हुआ लग रहा था। शायद कई महीनों की थकान उसी दिन बाहर आई। घर पहुंचकर मैंने फाइल अलमारी में रखी दी। अगले दिन नहीं खोली। उसके अगले दिन भी नहीं, तीसरे दिन कंपनी से फ़ोन आया। मैंने उठाया नहीं। फिर लिखित संदेश आया कि शिकायत पर समाधान संबंधी पत्र भेजा गया है। मैंने नेहा को बुलाया। उसने कहा खोलो। मैंने कहा तुम खोलो। वो हंस पड़ी। इतने महीने पूरी कंपनी से लड़ लिया और अब लिफाफा मुझसे खुलवा रही हो? मैंने कहा हाँ, अब तुम्हारी बारी है। उसने लिफाफा खोला। 2 पन्ने थे। वो पढ़ने लगी, बीच में ही रुक गई। मेरी तरफ देखा। मैंने क्या कहा? उसकी आंखें भर आई। उसने कहा माँ पैसा वापस कर रही है। मैंने कागज उसके हाथ से लिया, खुद पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा। समाधान में आर्थिक नुकसान की भरपाई और संबंधित रकम लौटाने की प्रक्रिया लिखी थी। कुछ औपचारिक शर्तें थी। मुझे पूरा पढ़ना था। मैं पहली गलती दोबारा नहीं करने वाली थी। मैंने हर पंक्ति पढ़ी। फिर अगले दिन लिखित पुष्टि मांगी कि भुगतान कब और किसी खाते में होगा। कुछ दिनों बाद रकम मेरे खाते में आ गई। मैं बैंक नहीं भागी। पहले मोबाइल पर संदेश देखा, फिर पासबुक में प्रविष्टि करवाने गई। मशीन से निकली, पर्ची हाथ में आई तो मैंने रकम को 3 बार देखा। वही पैसा था, मेरा पैसा, नेहा की शादी का पैसा। घर लौटा कर मैंने पर्ची भगवान के सामने नहीं रखी। मैंने उसे फाइल में लगाया। नेहा बोली माँ कम से कम मिठाई तो लाओ। मैंने कहा पहले पूरा मामला खत्म होने दो क्योंकि अभी एक बात बाकी है। मेरे पैसे का समाधान हो गया था लेकिन बिक्री प्रक्रिया की जांच चल रही थी। मुझे उससे कोई व्यक्तिगत सुख नहीं मिल रहा था। मैं बस जानना चाहती थी कि अगर एजेंट के नियम तोड़े हैं तो क्या सिस्टम सच में कुछ करेगा या केवल मुझे पैसा देकर मामला शांत कर देगा। कुछ सप्ताह बाद मुझे अंतिम सूचना मिली कि संबंधित बिक्री आचरण की जांच के बाद एजेंट के विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई की गई है। उसकी अधिकृत स्थिति समाप्त कर दी गई थी और वह पहले की तरफ बीमा उत्पादक बेचने के लिए अधिकृत नहीं रहा। मैंने पत्र पढ़ा, फिर बहुत देर तक मेज पर रहा। नेहा ने पूछा यह चाहते थे ना? मैंने कहा मैं चाहती थी कि जो गलत है वो बंद हो। उसने कहा उसकी नौकरी चले गए। मैंने कहा नौकरी मैंने नहीं छीनी। मैंने रिकॉर्ड मांगा, जांच किसी और ने की, फैसला नियमों ने किया। यह बातें मैंने नेहा को कही लेकिन शायद खुद को भी कह रही थी। मुझे राकेश से नफरत नहीं थी। सच कहूँ तो उस दिन मुझे उस पर गुस्सा भी नहीं आया। बस एक बात याद आई। जब मैंने पहली बार शिकायत की थी तो उसने कहा था मैडम अब मौखिक बात कौन याद रखता है, दस्तावेज देखिए। आखिर में वही हुआ। हमने दस्तावेज ही देखे। कुछ महीने बाद नेहा की शादी हुई। हमने कोई बड़ा होटल नहीं लिया। भोपाल के एक साधारण विवाह भवन में कार्यक्रम रखा। खाने में वही चीज़ें जिन पर परिवार सहमत था। मैं 5 तरह की मिठाई रखने के खिलाफ थी। मेरी बहन बोली एक ही बेटी है। मैंने कहा एक ही बेटी है तो क्या लोगों को मधुमेह भी देना है? सब हंस पड़े। नेहा ने लाल जोड़ा पहना। मंडप के समय मैं उसके पास बैठी थी और अचानक मेरे पति की बहुत याद आई। अगर वो होते तो हर चीज़ में कमी निकालते और फिर सबसे ज़्यादा रोते। विदाई के समय नेहा ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसने कान में कहा माँ मेरा पैसा बचाने के लिए धन्यवाद। मैंने तुरंत कहा तेरा पैसा नहीं था। वह पीछे हुई।
मैंने कहा मेरे मेहनत का पैसा था और मेहनत का पैसा किसी को ऐसे नहीं छोड़ते। पर रोते रोते हंस दी। शादी के बाद घर बहुत खाली हो गया था। कुछ दिन तक हर कमरे में उसकी चीज़ें दिखती थी। एक रविवार मैंने अपनी पुरानी स्टील की अलमारी खोली। नीचे वही मोटी फाइल रखी थी। ऊपर लिखा था बीमा शिकायत। मैंने सारे कागज एक बार फिर देखे। पहला आवेदन, प्राप्ति की मूल राकेश के संदेश, कंपनी के जवाब, सूचना से मिले पत्र, लोकपाल की शिकायत, अंतिम समाधान, बैंक की पर्ची। मैंने उन्हें सीधा किया और फाइल वापस रख दी। फिर मुझे वह छोटी सी रकम याद आई जो आवेदन के साथ गई थी। 10 लोग बाद में सुनते थे तो कहते थे, अरे वर्मा जी, आपने 10 की सूचना से कंपनी हिला दी। मैं हर बार उन्हें ठीक करती थी। 10 ने कुछ नहीं किया। कागज ने भी अकेले कुछ नहीं किया। काम उस आदत ने किया जिसमें मैंने हर बात की तारीख रखी, हर वादे को लिखित में मांगा। जहाँ जानकारी नहीं मिली वहाँ सही जगह खोजी। जहाँ गलती मेरी थी उसे भी माना। और जहाँ सामने वाला सोच रहा था कि मैं थक जाऊंगी, वहाँ मैं अगला पन्ना छोड़ती गई। मैं कोई वकील नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, कोई बड़ी अफसर भी नहीं रही। मैं भोपाल की एक सेवानिवृत्त डाक कर्मचारी हूँ जिसने जिंदगी भर लोगों को एक बात कहते सुना था, मैडम मेरा कागज खो गया। शायद इसलिए मुझे हमेशा पता था कि लड़ाई में सबसे पहले कागज नहीं खोना चाहिए। राकेश को लगा था कि मैं अपनी उम्र देखकर डर जाऊंगी। अपनी कंपनी को लगा था कि मैं अपने हस्ताक्षर देखकर चुप हो जाऊंगी। मुझे खुद भी कुछ दिनों तक लगा था कि शायद गलती मेरी ही है और मुझे नुकसान सह लेना चाहिए। लेकिन गलती मान लेने और अन्य स्वीकार कर लेने में फ़र्क होता है। मैंने बिना पढ़े हस्ताक्षर करके गलती की थी। इसका अर्थ ये नहीं था कि किसी और को मेरी ज़रूरत गलत दिखाने, जरूरी बात आदि बताने या मेरी शिकायत हल्के में लेने अधिकार मिल गया था। उससे पूरी लड़ाई ने मुझे मेरी बेटी की शादी के पैसे से बड़ी चीज़ वापस दी। उसने मेरा भरोसा वापस दिया अपने ऊपर। अब मैं हर कागज पढ़ती हूँ। कोई कहे मैडम बस यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए तो मैं कहती हूँ पहले पढ़ूंगी। कोई कहे मौखिक समझ लीजिए तो मैं कहती हूँ लिख कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख भेजें। और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।